कई अलग अलग जानवरों के साथ आपको रास्ते पे देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारी कहानियों में, हमारी पॉलिसीज में, हमारे नीतियों में आज तक वो ओझल है, बहुत ही कम स्थान मिला है उनको। चमन में इख्तिलाले रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये बहुत ज़रूरी बात जो कल से मैं समझ पा रहा हूँ कि सिर्फ एक से बात नहीं बनती। और इधर हम खेती की बात करें, हम देश की बात करें, हम नागरिकता की बात करें, सब कुछ एक जैसा करने की कोशिश है। एक जैसे कपड़े पहनो, एक जैसे शहर बना लो, एक जैसा खाना खाना शुरू कर दो, पूरे देश में गेहूं खाना शुरू कर दो, गेहूं की भी एक फसल खाना, एक ही तरह की वैरायटी खाना शुरू कर दो। इससे पूरा जो जैव विविधता है या अनाज की विविधता है वो खत्म हो जाती है और हम फिर निर्भर हो जाते हैं कुछ चीज़ों पर। और दूसरी जो चीज़ आई वो आई, जीवन बहुत आत्म केंद्रित हो गया, मैं मेरे लिए और दुनिया की सारे संसाधन भी मेरे लिए। आदरणीय साथी रमेश भाटी जी से आग्रह करता हूँ, उन्होंने सोशियोलॉजी और रूरल डेवलपमेंट में पढ़ाई की है और कई दशकों से वो सहजीवन के साथ जुड़े हुए हैं और डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर पैस्टोरलिज्म के। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आएँ, अपनी बात रखें। कि पिछले 2 दिन से हम बहुत ही रसपूर्ण और आनंदपूर्ण कहानियाँ, स्टोरीज हम सुन रहे हैं, लेकिन आज जब मैं, मतलब हम सब और मैं खास जब विद्या जी को सुन रहे थे तो मुझे लगा कि ये संवाद अर्थपूर्ण हो गया मेरे लिए, तो क्योंकि वो एक ऐसा हिस्सा है हमारे समाज का जिसको हमें जन्म से, बचपन से दूर ही रखा जाता है। कभी उनके बारे में समझने, सुनने और वो क्या है उनकी दुनिया, वो कभी समझने को ही नहीं आती। आज मैं पहली बार, विद्या जी आप आ गए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और सभी का कि आपको सुनने का मौका मिला और काफ़ी संवेदनापूर्ण बातें थी आपकी। मुझे लगा कि विद्या जी को थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहिए था, क्योंकि उनको काफ़ी कम ही सुनते हैं हम, कहाँ सुनते हैं। कभी मौका मिलेगा भविष्य में कहीं सुनेंगे। मुझे जो बात करनी है वो है घुमंतु चरवाहा लोग। स्लाइड एक बार नेक्स्ट कर लीजिए तो थोड़ा, या वैसे ये जो घुमंतु लोग हैं पूरे देश में, आपको कश्मीर से लेकर केरला तक पूरे देश में देखने को मिलेंगे कि वो भेड़ के साथ, बकरियों के साथ, ऊंट के साथ, गाय, कई अलग अलग जानवरों के साथ आपको रास्ते पे देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारी कहानियों में, हमारी पॉलिसीज में, हमारे नीतियों में आज तक वो ओझल है, बहुत ही कम स्थान मिला है उनको। तो हमारी जो कोशिश है कि इस तरह के जो घुमंतु लोग हैं उनको कैसे पॉलिसी में लाया जाए, कैसे परिदृश्य में लाया जाए, कैसे उनके लिए काम हो। नेक्स्ट। जैसे हरीश जी जो बात कर रहे थे उनकी बात के साथ काफ़ी मिलती जुलती बात है कि हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी इतना बढ़ा लिया कि हम, हमारी जो असलियत थी, असली जो चीज़ थी, उसको शायद हमने दरकिनार कर दिया। जैसे ऊपर का एक सिस्टम है जहाँ खेतों में सैकड़ों गायां खुले चरती है जो प्रकृति ने घास पानी जो दिया है, और दूसरा सिस्टम है जहाँ पे हमने इसी जानवर को मशीन बना दिया। एक गाय को जब आप एक फैक्ट्री में बंद कर देते हो, मशीन लगा देते हो, खाने का मशीन, धोने का मशीन, हर चीज में मशीन, तो हम इंसान इतने यांत्रिकी हो गए हैं कि हमारे साथ की सभी चीजों को हम मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। गायों को भी हमने मशीन कर दिया। नेक्स्ट। इनका जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि हमारे देश में करीबन 2 करोड़ पास्टोरलिस्ट हैं। जितने सारे जो भेड़ की जो संख्या है उसमें से 75% भेड़ और जो बकरियां हैं वो पशुपाल घुमंतु लोगों के पास में है। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, अभी हम आंकड़ों में नहीं जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा राकेश जी जल्दी से आप नेक्स्ट करिएगा, नहीं तो मैं इसलिए ये बताना चाहता हूं कि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि घूमने वाले लोग क्यों घूमते हैं। अब हमारे पास बहुत पानी है, बहुत चारा है, हमने विकास कर लिया, हर चीज है हमारे पास, फिर भी क्यों घूमते हैं। तो उनका घूमने का कारण सिर्फ चारा और सिर्फ पानी नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि कभी अकाल हो गया, अब हम कहाँ से चारा लाएंगे। जैसे 2 साल पहले लंपी रोग आया था, लंपी का इसमें भी बात हुआ, तो मैं आपको बन्नी ग्रासलैंड का उदाहरण देता हूँ कि बन्नी ग्रासलैंड जो कच्छ में है, जो लंपी वायरस पूरे देश में फैला हुआ था, बन्नी के गायों को लंपी वायरस ने बिल्कुल इफेक्ट नहीं किया, सब ठीक रहे।
तो कोई एक खोजी पत्रकार ने जाके ढूंढा कि क्या हुआ, ये बन्नी की गायों को क्यों लंपी नहीं हुआ। जब 80 साल के लोगों को पूछा कि इसका असल कारण क्या है, उन्होंने बोला कि 65 साल पहले बन्नी में, कच्छ में ऐसा एक कोई रोग आया था और बहुत सारी गायें मर गई थी, लेकिन जो हर एक के पास 10, 12, 15 जो बच गई थी, उसी की जनरेशन को हमने आगे बढ़ाया। तो उस टाइम से उस गायों में एक रेजिस्टेंस पावर था जो लंपी को भी रोक सकता था। तो वही गायों का जनीन, जो जीनेटिकल पोटेंशियल जो होता है, वो उन्होंने आगे बढ़ाया। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए ये घूमना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, या अब देखते होंगे कि ये जब आते हैं आपके गांवों में, आपके खेतों में, तो खेत में जानवरों को बैठा लेते हैं। अब हमारे घर में जो अनाज आता है, वो अनाज इन्हीं जानवरों का खाद से फलद्रुप हुआ है, अच्छा हुआ है, वो हमें मालूम भी नहीं है। या हमारे घर में जो दूध आता है, हम मानते हैं कि वो अमूल से आया है। असल में कोई गीर गाय, कोई बन्नी बफेलो, कोई सुरती का भैंस, या कोई ऐसे देसी जानवर जो दूध देता है, वो हमारे घर में आता है, हमें मालूम भी नहीं है। लेकिन ये सभी लोग हैं जो हमारे घर तक दूध, हमारे चमड़ा, गर्म कपड़े, हमारे जूते, हर चीज वो हमें पहुंचाते हैं, लेकिन हम नहीं जानते उनको। तो खेती का और घुमंतु लोगों का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। उनके बिना हमारी खेती उतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती है। और अब तो ये घुमंतु लोगों ने भी अपने एक नए तरीके बना लिए हैं कि यार, अगर किसान उनको नहीं बुलाना चाहते, वो बोलता हम तेरी खेती को साफ करके दे देंगे, पर हमें तेरे खेत में बैठने दे। नेक्स्ट, ब्रीड, मतलब एक ब्रीड ऐसी होती है जी, कांकरेज गाय है। अब देखो सभी के सींगड़े जो है, जो हॉर्न है, एक जैसे देखने को मिलेंगे आपको। आप एक चित्र को ठीक से देखिए। अब इस ब्रीड को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा एक नॉलेज की बात है कि किस तरह का बूल आप रखोगे, किस तरह की जो गाय है उसको पसंद करोगे, और उससे एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते करते आप एक जैसा ही हर्ड बनाओगे। तो ये जो बुजुर्ग लोग हैं, ये जो ये फोटो में नीचे दिख रहे हैं, उनके पास वो नॉलेज होती है और इनके लिए चलना जरूरी है। अगर गायों को, भैंसों को, बकरियों को, भेड़ों को आपने एक इस तरह के कमरे में अगर बंद कर दिया, ऐसे दे दिया, तो तीसरी चौथी जनरेशन पे उसकी जो कुदरती जो शक्ति है वो सब खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लेकिन एक जानवर जब एक गर्मी में जाता है, ठंडे माहौल में जाता है, कहीं पे मीठा घास खाता है, कहीं पे खारा घास खाता है, कहीं पे ज्यादा पानी है, कहीं पे कम पानी है, गर्मी है, ये सब जो प्राकृतिक जो आपदाएं, विपदाएं, संपदाएं, प्रकृति की जितनी सारी जो बदलाहट है, उसको जो जानवर झेलता है, उसके अंदर प्रकृति एक शक्ति पैदा करती है, जिससे दूध भी ज्यादा होता है, जिससे उसकी बाकी सारी जो प्रजनन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए उनका घूमना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, फिर उनको मार्केट भी चाहिए होता है कि दूध कहाँ बेचेंगे, ऊन कहाँ बेचेंगे, चमड़ा कहाँ बेचेंगे, कई सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। और खास करके हमारे खेतों में जो हम बेल लगाते हैं, वो बेल कहाँ से आते हैं? सब बेल तो घुमंतु लोग देते हैं। तो ऐसे बहुत बड़े मार्केट्स लगते हैं, खासकर मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में। मैं बहुत सारे मार्केट्स में गया हूँ, पुष्कर में मेला लगता है ऊँटों का। तो इस तरह के जो मार्केट्स होते हैं उसके पास हो जाते हैं सीजन के हिसाब से, इसलिए भी उनका मार्केट पलायन होता है। नेक्स्ट, ये कच्छ का ही एक मैप है। आप देखोगे कि कच्छ के रबारी और भरवाड़ जो लोग हैं, वो कच्छ से निकल के पूरा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक जाते हैं, मतलब घूमते हैं। तो घूमना क्या कोई मजबूरी है उनकी? ये मत समझना उनकी मजबूरी है, ये उनकी एक तो जरूरत है और उनका शौक है। वो जानते हैं कि हम अगर थोड़ा और दूर जाएंगे तो अच्छा घास मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छा चारा मिलेगा। और वो ये मानते हैं, वो इसमें बिलीव करते हैं कि जब हमारे जानवर खुश हैं, वो राजी हैं, तो हम राजी हैं। इसलिए वो वहां जाते हैं जहां उनके जानवर जाते हैं, और जानवर वहां जाता है जहां घास, चारा और पानी अच्छा होता है। नेक्स्ट कर लीजिए, बहुत सारी स्लाइड्स हैं। ये तमिलनाडु का सिस्टम है, ये गुजरात का एक सिस्टम है। तमिलनाडु में, हाँ वो पिछला वाला पिक्चर कर लीजिए। तमिलनाडु में मैंने देखा कि कोनार कम्युनिटी है, तो एक परिवार के पास 500 गाय होती है, 500 600, और उनका दूध कितना होता है? 1.5 लीटर 2 लीटर, उतना ही, बस उससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम आज की आधुनिक जो हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो रिसर्च होता है और हमारी जो डेवलपमेंट की जो सोच है, हम यही मानते हैं जो गाय 20 लीटर दूध देती है उसको ही रखो, बाकी सब नॉन प्रोडक्टिव है, बेकार है, उसको निकाल दो। तो ये फार्मर जो 500 गाय रखते हैं, उनका तो हमने उपयोग ही नहीं समझा। ये एक रात में खेत में जब बैठाते हैं, पेड़ी के खेत में, तो एक गाय का उनको 15 रुपये मिलता है, कभी 10 रुपये मिलता है। तो उससे क्या होता है कि वो फार्मर को
जो फर्टिलाइजर्स लाने पड़ते हैं बिल्कुल नहीं लाने पड़ते हैं, और उसका पूरा जो खेत है हरा भरा हो जाता है। तो इस तरह से इनको आमदनी मिलती है उनके गोबर से। तो अगर हम यही देखेंगे कि यार दूध नहीं है तो इस गाय को निकाल दो, तो हम क्या करेंगे? इसलिए जरूरी है कि दूध नहीं देती है लेकिन अगर अच्छा गोबर देती है, उससे हमारा कृषि का उत्पादन बढ़ता है, तो वो गाय भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कर लीजिए। एक सिस्टम है केरला में, जहाँ पे केरला में जो पेड़ी के खेत होते हैं, वहाँ पे पेड़ी को निकाल लेने के बाद वो खेत खाली हो जाते हैं, और वो ऐसी जमीन है जहाँ पे समंदर से थोड़ा ऊपर का हिस्सा है वो, तो वहाँ नदियों का पानी आता है, समंदर का पानी हाई टाइड का जाता है, खारा और मीठा पानी इकट्ठा होता है। वहाँ पे डक हर्डिंग होती है, बतख का पालन, और एक एक फार्मर करीबन 15,000 18,000 बतख रखते हैं, और ये बतखों को लेके एक गांव से दूसरे गांव से और आगे, और वो कर्नाटका जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं, क्योंकि 10,000 15,000 डक्स को एक फार्म में पैक करके खाना खिलाना तो दुष्कर है, लेकिन उसको जो असल खाना मिलना चाहिए, उससे जो प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो डक हडर्स भी माइग्रेशन करते हैं। आप कभी वीडियो सर्च करना, आपको हजारों की संख्या में फार्मर्स रोड के ऊपर, वहाँ ट्रैफिक भी ब्लॉक हो जाता है केरला में जब डक्स निकलती है, तो वहाँ के जो ड्राइवर्स जो लोग हैं जानते हैं कि डक हडर निकल रहा है, तो अब रोक लो, उनको जाने दो, वो उनको रास्ता भी दे देते हैं। ऐसी समझदारी भी। नेक्स्ट, या पहले वाला पिक्चर कर लीजिए थोड़ा। ये ऊंट जो है समंदर में तैरते हैं और कच्छ में है, और वो अब खत्म हो रहे थे, मतलब इस दुनिया से नाम से सोने की दिशा में थे। हमने उनके ऊपर थोड़ा काम किया, वहाँ पे डेयरी लगाई, उनका एक संगठन बनाया, और देश में कैमल मिल्क डेयरी सबसे पहले कच्छ में, गुजरात में लगी। आज वो चलती है, हर रोज 5,000 6,000 लीटर दूध बिकता है, 1 लीटर का 50 रुपये मिलता है। उसका जो दूध है उसका या तो पाउडर, चॉकलेट, अलग अलग चीज़ें अमूल के माध्यम से आती हैं शहरों में, आपके तक भी पहुंचती होगी। लेकिन एक अच्छा काम ये हो गया कि उसकी वजह से वो ब्रीड बच गई। नेक्स्ट कर लीजिए। जो ब्रीड है वो बच गई, आज खाराई कैमल का पॉपुलेशन बढ़ रहा है जो खत्म हो रहा था। नेक्स्ट, एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूं 1 मिनट के अंदर, कि गद्दा तो हम मानते हैं कि साला बेकार जानवर है, ये कोई काम का नहीं है, मूर्ख है सबसे ज्यादा। लेकिन हलारी नाम का एक गद्दा है, वो आप उसके मालिक को बोलो कि मुझे खरीदना है, वो बोलोगे 1 लाख रुपया। अब मानोगे 1 लाख रुपये में गद्दा कोई कीमत होगा तो होगा गद्दे का। लेकिन ये गद्दे का दूध आज 200 रुपये लीटर जाता है, और तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, जयपुर में और उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग हैं कि हमें गद्दे का फार्म करना है, हमें 10 गद्दे चाहिए, फीमेल गद्दे, मेल नहीं, फीमेल गद्दी चाहिए, और उसका जो दूध है उसमें से कॉस्मेटिक्स बनती है और बहुत भारी दाम में बिकती है। तो वहाँ एक डोंकी का ब्रीड सिर्फ 6-8 हज़ार था, वो 600 हो गया, और अगले 2 साल में खत्म हो जाने वाला था, आज वो भी बढ़ रहा है। तो इस तरह के जो जानवर जिसको कैसे बचाया जा सकता है, उसके ऊपर भी ये घुमंतु लोग काम करते हैं। नेक्स्ट, या हाँ नेक्स्ट कर लीजिए। जहां पे भी किसान और पशुपालक मीन्स मालधारी का जो रिश्ता है, आप देखोगे इस खेत के अंदर कितने सारे पक्षी हैं। तो जहाँ पे वो जो गोबर डालेंगे, बेल होगा, गाय होगी, वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रीच है, और उसका जो भी क्रॉप बनता है वो काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है। नेक्स्ट कर लीजिए। या ये बुलॉक ट्रेड का एक सिस्टम है कि ये भी कच्छ का है। बनी और कच्छ के मालधारी लोग हैं, एक साल में करीबन 10-15 हज़ार बुलॉक्स लेके जाते हैं, दिवाली के बाद चल पड़ते हैं, दिवाली से पहले सौराष्ट्र में जाते हैं 300-400 किलोमीटर दूर, हर एक गांव में जाकर डेरा डालते हैं, और वो जो बिजनेस करते हैं, मतलब बुलॉक का पैर बेचते हैं। आज 1 लाख रुपये का एक पैर होता है, तो जब बेचा जाता है तब सिर्फ 500 रुपया, 1,000 रुपया ही टोकन दिया जाता है। बाकी का जो 1 लाख रुपया है वो अगली होली के ऊपर 3 किस्तों में, मतलब 30,000 30,000 30,000 करके जो भी है, लेकिन वो एक भरोसे के ऊपर एक बिजनेस चलता है। एक तरफ एक पशुपालन चलता है, एक तरफ एक खेती चलती है, ये भी एक आज भी जिंदा है। नेक्स्ट कर लीजिए। या ये मतलब कि किसानों के लिए भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, या आगे और आगे कर लीजिए। ये जो घुमंतु लोग हैं वो आपको हिमालय में अलग तरीके से देखने को मिलेंगे, बकरी रखने वाले, वो ठंडी में और पहाड़ियों में रहते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र, वहाँ पे भी धनगर, रबारी, इस तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट,
डेक्कन में जैसे मैं बात कर रहा था, तेलंगाना में लंबाड़ा लोग हैं जो जिनकी गाय पानी में तैर के आगे जाती है, फिर और भेड़ भी है बहुत सारे उनके पास अलग अलग किस्म की। नॉर्थ ईस्ट में भी पास्टोरलिस्ट हैं। और आगे या ये रबारीस आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट या ये बन्नी के मालधारी, जो बन्नी भैंस की मैं बात कर रहा था, अभी टाइम भी नहीं, अदरवाइज उनकी मैं अलग कहानी बताता। ये राइका लोग हैं, एक नारी नाम की गाय रखते हैं। इनकी गाय मतलब मानते हैं कि भगवान शंकर ने दी हुई, उनका त्रिशूल का जैसे उनका पूरा सींग है, आप देखोगे तो। नेक्स्ट ये मतलब अगर गाय बीमार होगी कैसे ठीक करना, वो नॉलेज उनके पास बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट ये एक सिस्टम है कि जब पानी की किल्लत होती है तो सब मिल के काम करेंगे, एक एक आदमी काम नहीं कर सकता, सबको मिल के काम करना है, इसलिए ये एक परंपरा है वहां पे आबद का, और बहुत अच्छा परंपरा है। नेक्स्ट एक बात मैं लास्ट की 1 मिनट में जो सुनाना चाहता हूं वो है कि घुमंतु लोगों को आज दिन तक कभी भी हमारे देश ने या हमने भी कंसीडर नहीं किया, लेकिन ये जो लाइवस्टॉक सेंसस होता है वो 1919 से हो रहा है। 100 साल हो गए गिनती करते करते जानवरों की। इन लोगों का जानवरों का कभी गिनती नहीं हुआ था। तो पहली बार भारत सरकार ये घुमंतु लोगों की गिनती कर रही है कि उनके पास कितने जानवर है। हमारी एक टीम है दिल्ली में, अभी वो खत्म होने को आया, लेकिन हमने कई सारे राज्यों में जाके इन लोगों के जो जानवर है जंगलों में, खेतों में, पहाड़ों में जाके गिनती करने के लिए हेल्प किया। और पहली बार 105 साल के बाद हमारा जो सेंसस का रिपोर्ट आएगा भारत सरकार का, उसमें आएगा कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन समुदाय है, उनके पास कितने जानवर है।